सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के इतिहास विषय का पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का पहला प्रकरण राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, यानी 1870 से 1947 तक दूसरा स्वतंत्रता आंदोलन चला था। जो 1857 की क्रांति हुई थी वो उसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है। तो देखिए कि इस पाठ के अंतर्गत हमने पिछले अध्यायों में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण। आपको याद होगा हमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि कैसे अंग्रेज यूरोप से भारत में आए और कैसे देसी रियासतों पर कब्जा किया और क्या क्या किया था उन्होंने। फिर आगे हमने पढ़ा नए कानूनों और प्रशासकीय संस्थाओं की शुरुआत, कि कैसे अंग्रेजों ने नए नए कानून बनाए, किस प्रकार से, कौन से कानून और कई प्रशासनिक संस्थाएं बनाई थी। इसके बाद हमने पढ़ा था किसानों और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव। हमने अध्याय 4 में पढ़ा था कि आदिवासियों और किसानों के जीवन में क्या और कैसे और कौन कौन से बदलाव आए थे। इसके बाद 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव के बारे में भी हमने पढ़ा था, कि कैसे अंग्रेजों को ये लगता था कि वो भारतीयों को सभ्य बनाना चाहते थे। ये सब हमने पढ़ा था अध्याय 7 में, कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने क्या क्या कार्य किए। उसके बाद हमने महिलाओं की स्थिति से संबंधित वाद विवाद के बारे में पढ़ा था अध्याय 8 में, कि भारत के अंदर उस समय महिलाओं की स्थिति है वो कैसी थी, उनकी शिक्षा और उनके सुधार के बारे में हमने पढ़ा था और महिलाओं ने कई आंदोलन भी चलाए थे। इसके बाद जाति व्यवस्था को चुनौतियाँ, जाति व्यवस्था के बारे में भी हमने अध्याय 8 में पढ़ा था। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार, कि समाज में उस समय कई धार्मिक सुधार किए गए थे। उस समय हमारे भारत में कई कुरीतियाँ थी और उनके खिलाफ नए नए कानून बनाए गए। कुछ समाज सुधारक हुए थे और उन्होंने उन कानूनों को बनवाने की प्रयत्न किया था। इसके बाद हमने पढ़ा 1857 का विद्रोह और उसके बाद की स्थिति। आपको याद होगा हमने अध्याय 5 में पढ़ा था कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके बारे में और उसके बाद भारत की स्थिति कैसी थी। इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि हस्तकलाओं का पतन कैसे हुआ और नए नए उद्योगों का विकास कैसे हुआ। तो ये सब हम हमारी इसी इतिहास की पुस्तक में पहले पढ़ चुके हैं। जिन मुद्दों के बारे में हमने पढ़ा उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न समूह और वर्ग क्यों असंतुष्ट थे? तो देखो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम इस पाठ में खोजेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि जैसे अंग्रेजों ने कुछ नए नए कानून बनाए थे, आर्म्स एक्ट है, वर्नाकुलर एक्ट है, इल्बर्ट बिल है, उन्हीं के चलते हुए जो भारतीय लोग थे वो इन अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट थे। तो इन्हीं कानूनों के बारे में हम इसी अध्याय में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय। उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए विवश कर दिया। वो सवाल क्या था कि यह देश क्या है और किसके लिए है, और इसका जवाब भारतीय लोगों के सामने धीरे धीरे इस रूप में आया कि भारत का मतलब है यहाँ की जनता, यानी भारत। यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर ही भारत है। यह देश और इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था भी उन सभी के लिए है। इस जवाब के साथ यह एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज
भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का और भारतीयों का नहीं हो सकता है। तो इस तरह से धीरे धीरे भारतीयों को लगा कि अब अंग्रेज़ों का नियंत्रण खत्म होना चाहिए। तो यह चेतना 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में भी साफ दिखाई देने लगी थी। 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और भी गहरी हो चुकी थी और इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि जो अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित पेशेवर लोग थे उनके हाथों में थी। अब ऐसे कई संगठन थे जैसे पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के कई प्रमुख संगठन थे। तो देखिए, पूना सार्वजनिक सभा, इस नाम को गौर से देखिए तो इसमें सार्वजनिक का मतलब होता है सर्व यानी सभी और जनिक मतलब लोगों का यानी सब लोगों का या सबके लिए। तो एक ऐसी सभा जो सभी लोगों के लिए बनी है। हालांकि इनमें बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक उनके लक्ष्य किसी खास इलाके, समुदाय या वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, यानी कि जो भी उनका उद्देश्य था, उन संगठनों का उद्देश्य था, वो पूरे भारत के लोगों के लिए था, किसी एक स्पेशल इलाके के लिए या किसी समुदाय के लिए नहीं था। और वे इसी सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हो। तो देखो कि संप्रभु का मतलब होता है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से हम कदम उठा सकें। हमें निर्णय लेने की क्षमता खुद की होनी चाहिए और बाहरी यानी दूसरे देश के किसी भी लोगों का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना हो। तो संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है और ये संगठन इस धारा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी स्वयं को होनी चाहिए। इसके बाद देखो कि 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और भी ज़्यादा गहरा हो गया। अब इसके कई कारण थे कि जो इन सालों में क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष गहरा क्यों हुआ। तो इसमें सबसे पहला था कि 1878 में एक आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए क्या था कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। यानी कोई भी भारतीय अपने पास किसी भी प्रकार का हथियार, जैसे कोई तलवार है, बंदूक है, गोला बारूद, किसी भी प्रकार का हथियार अपने पास नहीं रख सकता था। तो उनसे ये हथियार रखने का अधिकार छीना और उसके लिए ये कानून बनाया, आर्म्स एक्ट। और उसी साल 1878 में ही वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। अब इस कानून में क्या प्रावधान था कि इसमें यह था, अगर किसी अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार क्या करेगी कि ब्रिटिश सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। तो 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ और इस विधेयक में क्या प्रावधान था कि इसमें प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं। यानी भारत के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, वो भी अंग्रेज़ों के किसी भी व्यापारी पर, किसी भी अधिकारी पर या कोई भी व्यक्ति है उस पर अगर वो गलत कार्य करता है कोई भी, तो उस पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज़ और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। जब जो भारत में अंग्रेज़ रह रहे थे उन अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, इस बिल का विरोध किया, तो अंग्रेज़ों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चलता है। तो देखो
कि जो 1857 में विद्रोह हुआ था तो सरकार ने कई कई नए नए नियम बनाए। अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे कानून और नियम बनाए जिसके कारण अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष है वो और भी बढ़ गया था। तो इसमें से हमने पढ़ा आर्म्स एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और इल्बर्ट बिल। अगर इस बिल को लागू कर देते तो भारतीय लोगों को ये लगता कि अंग्रेज शायद हमारे लिए भी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये बिल लागू नहीं किया। तो इससे भारतीय जनता को अंग्रेज़ों के असली रवैये का पता चला। इसके बाद है कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे उन्होंने ये सोचा कि एक अखिल भारतीय संगठन की ज़रूरत 1880 से ही महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और भी गहरा कर दिया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में एक सभा करी और ये सभा करके एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने का फैसला लिया। और संगठन के जो प्रारंभिक नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य, ये ज़्यादातर सभी मुंबई और कलकत्ता के ही थे। जो दादा भाई नौरोजी हैं ये व्यवसायी थे और प्रचारक थे। तो देखो, प्रचारक होता है ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं का प्रसार करे, रिपोर्ट्स और बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करता हो, उसे प्रचारक कहते हैं। तो वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रह चुके थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन किया। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कई अंग्रेज हैं वो अच्छे विचारों के भी थे। इसके बाद देखिए आगे कि आपको यहाँ एक ये चित्र दिखाई दे रहा है जो है दादा भाई नौरोजी का, और नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई थी कि ब्रिटिश शासन के कारण कैसे भारत को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ। इसके बाद देखिए कि कांग्रेस किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। तो जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक एक अखबार में ये लिखा गया कि मुंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। तो बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि ये भारत के सभी समुदायों की संस्था है। यानी कि कांग्रेस है वो किसी भी एक वर्ग या किसी भी एक समुदाय के लिए नहीं बोल रही थी, वो पूरे भारत की जनता के लिए ही और उनके हक में ही बोल रही थी। तो इसके बाद देखिए कि उभरता हुआ राष्ट्र, अक्सर कहा जाता है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। तो देखिए बच्चों कि मध्यम मार्गी का क्या मतलब होता है। तो मध्यम मार्गी का ये है कि इनको ये लगता था कि जो अंग्रेज हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य लोग हैं और वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे, उन्हें दूर करेंगे। तो जो मध्यम मार्गी नेता थे जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, यानी जो भी इस राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे, उन्हें ऐसा लगता था कि भी अंग्रेज़ों को अगर हम प्रार्थना पत्र देंगे, अपील करेंगे, याचिकाओं द्वारा अपनी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचाएंगे और मनवाने में वो विश्वास रखते थे कि वो उससे हमारी बात है वो मान जाएंगे। तो ये नेता क्या करते थे कि सरकार के अत्याचारों, गलत नीतियों और दुष्प्रभावों से जनता को अवगत करवाना चाहते थे। तो यानी कि कम आवाज़ उठाने वाली पार्टी थी। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कांग्रेस ने सरकार और शासन में
भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। यानी कि जैसे शासन के अंतर्गत जो भी पद होते हैं, है ना, उसमें भारतीयों को और ज़्यादा जगह दी जाए। तो कांग्रेस का ये आग्रह था कि विधान परिषदों में भी भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए और परिषदों को भी ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ परिषदें बनाई जाए, उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। तो इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। यानी कि पहले सिविल सेवा की जो परीक्षा है सिर्फ लंदन में होती थी। तब कांग्रेस ने यह मांग की कि लंदन के साथ साथ भारत के अंदर भी यह ऐसी परीक्षा आयोजित की जाए। इसके बाद देखिए कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक क्या है, ज़्यादातर महत्वपूर्ण नौकरियों पर गोरे अफसरों का ही कब्जा था। तो अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज क्या हैं, अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। तो देखो, जब भी कोई पद होता है और उस पर जो अधिकारी बैठे होते हैं तो उनको क्या है, वेतन दिया जाता है, और वो वेतन है वो काफ़ी भारी होता है, यानी ज़्यादा होता है। तो जब उनका जो वेतन है वो कहाँ जाता था, उनके देश में, यानी ब्रिटेन चला जाता था। तब भारतीयों को ये लगता था कि उनको ये उम्मीद थी कि अगर भारतीयकरण होता है और इन पदों पर भारतीयों को नौकरी दी जाती है, भारतीयों को ऐसे पद दिए जाते हैं, तो इससे क्या है कि हमारे भारत का कुछ पैसा है वो भारत में रुकने लगेगा। और इसीलिए इन लोगों को ये उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। इसके साथ साथ भारतीयों की ये मांग भी थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। यानी कि हर तरह से भारतीयों को स्वतंत्रता दी जाए। इसके बाद देखिए आगे है कि जब शुरुआती सालों में कांग्रेस ने ऐसे कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए थे, और उनका ये कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं, और जो बढ़ते हुए लगान हैं उनके कारण काश्तकार और जमींदार वो विपन्न हो गए हैं, यानी गरीब हो गए हैं, और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव भी पैदा हो गया है। यानी जो भारत का अनाज है वो बाहर विदेश में यानी ब्रिटेन में जा रहा है, उससे भारत के अंदर खाद्य पदार्थों का यानी अनाज का अभाव पैदा हो गया है। तो कांग्रेस की ये मांग थी कि लगान है वो कम किया जाए और जो फौजी खर्चे हैं उनमें कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिया जाए। और उन्होंने नमक कर और विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव और भारतीयों के कामों में दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से वनवासियों की जो बढ़ती हुई मुसीबतें थी उसके बारे में भी बहुत सारे प्रस्ताव पारित किए। तो इससे ये पता चलता है कि जो कांग्रेस है वो पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते हुए भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूह, जमींदारों और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी। यानी कि जो कांग्रेस है वो पूरे भारत की जनता के लिए बोल रही थी। इसके बाद देखिए आगे कि जो मध्यम मार्गी नेता जो भी हमने पढ़े कि जो कांग्रेस के प्रारंभिक नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये लोग क्या हैं, जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत करवाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। और उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्यम मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसीलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का ये मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए।
और इसीलिए जो ये नेता थे, प्रारंभिक नेता, इन्हें क्या नरम दल के नेता कहा जाता है। और आगे जाके इसी तरह से कुछ हैं उग्र विचारों वाले, गर्म विचारों वाले नेता भी हुए। देखो जैसे कोई भी समाज है, वहाँ क्या है कि दो प्रकार के लोगों के विचार होते हैं। कुछ हैं वो अपना गर्म स्वभाव रखते हैं और कुछ है वो नरम स्वभाव रखते हैं। तो ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी कुछ उग्र स्वभाव वाले नेता हुए और आगे जाकर के कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। और इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।